हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछाएंगे और इन पांचों प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से आपको ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उस पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आज का है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को हम 11 मई को हर साल मनाते हैं। और 11 मई को ही हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, किसी और दिन क्यों नहीं मनाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, 11 मई 1998 की बात है। 11 मई 1998 को जो आपका पोखरण परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था, देखिए जो कि दूसरा परमाणु परीक्षण था, पहले वाली बात नहीं कर रहे हैं हम। तो 11 मई 1998 को पोखरण 2 नाम का जो है परमाणु परीक्षण जो है आयोजित किया गया था। इसका नाम था शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। तो इसी की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को हम पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। देखिए, जो आपका ये दूसरा वाला परमाणु परीक्षण था पोखरण 2, ठीक है। तो इसको पोखरण 2 के रूप में याद किया जाता है, जो कि मई 1998 में पोखरण टेस्ट रेंज में राजस्थान में किया गया था। इस ऑपरेशन का संचालन भारत के दिवंगत राष्ट्रपति एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो दूसरा वाला जो परमाणु परीक्षण था इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। और पहले वाले परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए, जो पहला परमाणु परीक्षण है ये जो है मई महीने में 1974 में किया गया था और इसको कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पोखरण 1 परीक्षण था यानी कि जो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, इसका कोड नेम क्या था, तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरे वाले का पूछा जाता है तो इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। देखिए, पहला वाला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और दूसरा वाला जो परमाणु परीक्षण है 11 मई 1998 वाला, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। ये दोनों चीज़ें भी याद रखेगा। और देखिए, इन सभी परमाणु परीक्षणों ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित कई प्रमुख देशों के द्वारा भारत के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंध प्रस्तुत कर दिए गए थे। देखिए, बहुत सारे देशों को जलन होने लगी थी कि यार भारत ने परमाणु बम कैसे बना लिया। देखिए, इन परमाणु परीक्षणों के बाद भारत जो है ये परमाणु क्लब राष्ट्रों में शामिल होने वाला विश्व का 6वां देश बन गया था। यानी कि इस समय जो है मतलब जब ये परीक्षण किए गए थे तब तक जो है 5 देशों के पास ही केवल परमाणु बम थे, लेकिन अब तो बहुत सारे देशों में हो गया है। और उस समय भारत 6वां ऐसा देश बन गया था जिसने जो है परमाणु परीक्षण किया था। तो ये था इतिहास राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, मतलब कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि किस महिला को हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो आपका फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसको शॉर्ट में हम FLO कहते हैं। इसकी अध्यक्ष बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है उज्ज्वला सिंघानिया की। देखिए, ये जो आपकी उज्ज्वला सिंघानिया है ये क्रम से FLO की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। देखिए, जो आपका FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसकी स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के एक विभाग के रूप में हुई थी। यानी कि फिक्की का ही एक डिपार्टमेंट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, उज्ज्वला सिंघानिया। तीसरा कि हाल ही में किस महिला को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, जो क्रम से 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ताहिरा कुतुबुद्दीन की फोटो यहाँ पे आपको दिख रही है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, इनका जन्म हुआ था मुंबई में। तो मुंबई में जन्मी जो आपकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हैं, इनको शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो इनको जो अभी हाल ही में 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया है। तो ये शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में काम कर रही हैं वर्तमान में, किस पद पर, अरबी साहित्य की प्रोफेसर के रूप में। और देखिए, ये पुरस्कार जीतने वाली डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन यानी कि जो आपका शेख जायद बुक पुरस्कार है इसको जीतने वाली ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है ये भारतीय मूल की पहली महिला जो भी कहा जाए ये बन गई हैं। मतलब अब तक किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार नहीं मिला है।
और देखिए इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस पुरस्कार को जो है अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो शेख जायद बुक पुरस्कार को हम क्या कहते हैं, अरब अरब जगत का जो है नोबेल पुरस्कार। और देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं, देखिए आपने एक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, देखिए जो कि अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिसका नाम क्या है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे को हम क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार। देखिए ये सारे फैक्ट याद रखा कीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो आपकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है, इन्होंने 2019 में जो है लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है, यानी कि 15वां शेख जायद पुरस्कार जीता है। तो शॉर्ट में एक लाइन में दिमाग में घुसा लीजिए कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को जो है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है, और ये इस पुरस्कार को जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति, पहली महिला बन गई हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं शंकर घोष, इनको चुना गया है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए। देखिए बहुत सारे व्यक्तियों को चुना जाता है इस अकादमी के लिए, और उनमें से एक सदस्य कौन चुने गए हैं, शंकर घोष। देखिए वर्तमान में जो आपके शंकर घोष हैं, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में वैगेलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और माइक्रोबायोलॉजी के सिल्वरस्टीन और हुथ परिवार के प्रोफेसर हैं, और ये अकादमी के द्वारा घोषित 120 नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक है, यानी कि टोटल 120 लोगों को जो है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है, और इनमें से जो है एक कौन आपके हैं, शंकर घोष जी हैं। तो इन्होंने विदेशों में भारत का मान बढ़ाया है। देखिए ये जो है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की जो है एक सहयोगी भी हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ये क्या चीज़ है। देखिए जो अगर राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, ये एक निजी गैर लाभकारी संस्थान है, जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, देखिए ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, तो 1863 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा हस्ताक्षरित एक कांग्रेसनल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। और ये जो है नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के साथ सदस्यता के लिए चुनाव द्वारा जो है विज्ञान में उपलब्धि को मान्यता देता है, जो कि संघीय सरकार और अन्य संगठनों को विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य नीति सलाह प्रदान करता है। पांचवां की निम्नलिखित में से कौन 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर बन गए हैं, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अर्जन नागवासवाला। ठीक है, तो अर्जन नागवासवाला जो है ये 1975 के बाद से भारत के नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर बन गए हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं, और एग्जामिनर जो है जानबूझ के ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके हो गया। देखिए पारसी जो है ये आपके, देखिए आपने एक देश सुना होगा जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल जो है पारसियों का एकमात्र देश है, और बहुत पहले जब जो है वहाँ पे जैसे कि इस्लामिक शासन हुआ करता था ईरान वगैरह में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, पारसियों पे काफ़ी अत्याचार हुए, और पारसियों को जब मार के भगाया जाने लगा, तो उसके बाद जो है कुछ पारसी जो है ये आपके भाग के कहाँ पे आते हैं, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में बहुत सारे पारसी आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो मेन पारसी, देखिए इस समय सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में जो है बहुत सारे पारसी हैं, उसमें आपकी टाटा फैमिली भी है, वो भी पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। देखिए पारसी समुदाय के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, वो मरने के बाद अपना शरीर तक जो है दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। देखिए हिंदू धर्म में तो शरीर को जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में जो है मतलब इस्लाम धर्म में शरीर को जो है दफना दिया जाता है, लेकिन जो पारसी होते हैं मरने के बाद उनका शरीर जो है ऐसे एक ताबूत में कर मतलब खुला छोड़ के ऐसे कहीं पर रख दिया जाएगा, ताकि इसको चील कौवे खाएं। मतलब वो सोचते हैं कि यार हम जीते जी भी दूसरे के काम आएँ, और मरने के बाद हमारा शरीर सड़ा गला के जो है इसको व्यर्थ ना किया जाए, उसको भी जो है कुछ लोगों के भोजन के लिए उपलब्ध करा दिया जाए, मतलब चील कौवे जो हैं उनके लिए। तो इस प्रकार के पारसी धर्म के कल्चर हैं, बहुत ही ग्रेट हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जन नागवासवाला की। देखिए जो आपके अर्जन नागवासवाला है, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है अर्जन रोहिंगटन नागवासवाला। ये महाराष्ट्र सीमा के पास स्थित एक गांव में निवास करते हैं, एक पारसी समुदाय से हैं ये। और देखिए प्रश्न में एक शब्द है कि 1975 के बाद, यानी कि 1975 में किसी न किसी व्यक्ति ने जो है क्रिकेट खेला होगा, पारसी समुदाय से रहे होंगे।
देखिए ये व्यक्ति आपके थे फारूक इंजीनियर। देखिए फारूक इंजीनियर जो है एक पारसी समुदाय के भारतीय व्यक्ति थे। 1975 में भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था ये, ठीक है, इन्होंने उसके बाद संन्यास ले लिया। और एक महिला थी, देखिए यहाँ पे पुरुषों की बात हो रही तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। देखिए ये जो इंडियन महिला क्रिकेट टीम है तो उसमें जो है जो भारतीय पारसी समुदाय की महिला थी डायना एल्डोजी, तो इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था 1993 में। तो 1975 और 1973 में किसी भी पारसी व्यक्ति ने और 1993 में किसी भी पारसी महिला ने जो है अपना अंतिम मैच खेला था। तो अभी वर्तमान में केवल और केवल पारसी समुदाय के एक ही क्रिकेटर हैं जिनका नाम है अर्जन नागवासवाला, ठीक है। ये महाराष्ट्र सीमा के पास एक गाँव में निवास करते हैं, ठीक है, यानी कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। छठवां प्रश्न है कि लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा है। तो देखिए जो आपकी संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक है, ठीक है, इसने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को 32वें स्थान पर रखा है। देखिए जो आपका ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है, देखिए नाम से पता चला रेजिडेंशियल मतलब आवास वगैरह संबंधित होगा। अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी बस इतना ही दिमाग में रखिए कि ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को 32वें स्थान पर रखा गया है और इस ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई को 36वें और बेंगलुरु को 40वें स्थान पर रखा गया है। तो 32, 36 और 40 दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, ठीक है, ये क्रम याद रखेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो आपका ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है इसमें पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए इसमें पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों स्थान पर चीनी शहरों ने कब्जा किया है। इसमें जो है जो चीन का शेंजन शहर है ये पहले स्थान पर है और शंघाई जो है ये दूसरे स्थान पर है और गुआंगझो जो है ये तीसरे स्थान पर है और उसके बाद चौथे स्थान पर वैंकूवर है और पाँचवें स्थान पर आपका जो है सियोल है, ठीक है। तो इन पांचों प्रश्नों के मतलब इन पांचों शहरों के नाम याद रखिएगा, ये टॉप 5 में हैं किसमें, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में। और देखिए आपको बता दूं ये हर तिमाही में लगभग जारी होता है सूचकांक। तो अभी ये जो है आपका मई महीना चल रहा है तो ये जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का आंकड़ा लेके जो है मई महीने में इसको रिलीज किया गया है। देखिए जो आपका ये सूचकांक है इसका नाम क्या है, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स। तो इस सूचकांक में शेंजन ने विश्व क्षेत्र में यानी कि जो पहले स्थान पर चीन का शहर है शेंजन, तो इसने जो है विश्व क्षेत्र में 18.9% की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया। जबकि जो का न्यूयॉर्क है ये नकारात्मक 5.8 वृद्धि के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला बाजार बन गया है इस ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में। और इस इंडेक्स के बारे में जान लीजिए। देखिए जो का प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, ठीक है, तो ये जो है नाइट फ्रैंक के वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग करके दुनिया भर में 45 से अधिक शहरों में, देखिए जो प्रमुख शहर हैं उन्हीं के बारे में मतलब इसमें जो है डिटेल दिया जाता है। तो दुनिया भर में 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक ट्रैकिंग कार्यक्रम है। यानी कि ये बताता है कि किस शहर में मतलब जो दुनिया के टॉप 45 शहर हैं वहाँ पर कितने रुपए में मकान वगैरह मिल जा रहा है। तो आवासीय कीमतों की मूल्यांकन पर आधारित एक जो है सूचकांक तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, नाइट फ्रैंक के द्वारा। और जो आपकी संस्था नाइट फ्रैंक है तो इसके इंडिया के ब्रांच के बारे में हम केवल बात करेंगे। देखिए जो आपका नाइट फ्रैंक इंडिया है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं शिशिर बैजल। मुख्यालय इसका है, देखिए जो आपका नाइट फ्रैंक का ओरिजिनल वाला जो हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी और इसके संस्थापक थे हार्वर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट और विलियम रटली, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर के 14वें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके 14वें एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक बनाए गए हैं बिल नेल्सन। यहाँ पे इनकी फोटो भी दिख रही है। देखिए बिल नेल्सन जो है ये अमेरिका के फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1896 में जो है अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पेलोड विशेषज्ञ के रूप में जो इन्होंने कार्य किया है। नासा देखिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है सरकारी वाली, ठीक है, जैसे कि भारत का इसरो है। तो नासा जो है इसका देखिए मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं ड्वेलाइट डी ईसेनहावर। आठवां प्रश्न है कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को लिखा है शकूर राथिर ने। और जो आपकी पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ठीक है, तो इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है शकूर राठौर ने, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं।
और ये इनकी पहली पुस्तक है, ठीक है। तो पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो पत्रकार हैं शकूर राठौर की पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, और ये इनकी पहली पुस्तक है। और ये पुस्तक खास क्यों है, इसमें क्या चीज लिखा गया है? देखिए ये पुस्तक जो है ये स्पीकिंग टाइगर के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें जो है कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। क्योंकि कश्मीर के बारे में आपने देखा होगा, बहुत वहाँ उत्पाद मचते रहता है, उसका भविष्य अनिश्चित है, कुछ कहा नहीं सकता उसके बारे में। इसमें जो है कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं, जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस व्यक्ति को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? कार्यकारी निदेशक मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं जोस जे कट्टूर। यहाँ पे जोस जे कट्टूर का फोटो दिख रहा है आपको। देखिए ईडी के रूप में यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है जो आपके जोस जे कट्टूर हैं, तो ये जो है इस पद पर पदोन्नत होने से पहले जो आपके श्री कट्टूर है ये कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में जो है रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। और ये अब जो है क्या करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कारपोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है क्रम से आरबीआई के, इनका क्या नाम है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। इनका नाम पता तो मान के लिए आप हर एग्जाम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन है ये। 10वां प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो देखिए अप्रैल 2021 के लिए बेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं, यानी क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुने गए हैं बाबर आजम। बाबर आजम जो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। देखिए ये पहला मौका है जब भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश के खिलाड़ी ने क्रिकेटर ऑफ द मंथ का जो है पुरस्कार जीता है किसी महीने में। तो अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है? पाकिस्तान के बाबर आजम को। और देखिए जो आपका आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि इसके चेयरपर्सन, सीईओ, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे कहाँ है, ठीक है, कौन कौन है, कहाँ पे है। तो आईसीसी के चेयरपर्सन हैं ग्रेग ब्रेसली और इसके सीईओ हैं मनु शाहनी, और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के किस वरिष्ठ राजनयिक का निधन हो गया? तो देखिए अफगानिस्तान में जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं विनेश कालरा, इनका निधन हो गया है। देखिए भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में 2008 में ये आए थे विनेश कालरा जी राजनयिक के तौर पर। और ये मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत बहुत सारे देशों में राजनयिक के रूप में काम कर चुके हैं। और बहुत ही दुख वाली घटना है, इनका कोरोना के संक्रमण के कारण निधन हो गया है। देखिए ये जो है भारत के महान प्रतिनिधि थे, जो कि भारत अफगान संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है समर्पित थे। यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो संबंध थे, इसको प्रगाढ़ करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। तो इनके लिए हम लोग शोक व्यक्त करेंगे, क्योंकि देखिए जिसने भी भारत की मातृभूमि के लिए जो है अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, प्राणों तक की परवाह नहीं की, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे वो हमारे भारत के सैनिक हों, हमारे राजनयिक हों, जो कि अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में भारत के लिए काम करते हैं। तो विनेश काला जी को बहुत बहुत नमन। 11वां की हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? तो देखिए अभी हम बात करेंगे केवल फाइजर वैक्सीन के बारे में। देखिए फाइजर वैक्सीन का जो है अब चीन ने अमेरिका ने कहा कि भैया फाइजर वैक्सीन जो है अब ये 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों को भी लगाया जाए, ताकि वो भी सुरक्षित रहें। और 2000 से अधिक अमेरिकी वॉलंटियर्स पर किए गए इस रिसर्च ट्रायल के आधार पर जो है जो अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने ये कहा है कि आप जो है फाइजर वैक्सीन को बच्चों को लगा सकते हैं जो 12 से 15 साल की उम्र के हैं, किशोर हैं, ठीक है। और इसका ट्रायल देखिए हर वैक्सीन का पहले ट्रायल किया जाता है। ट्रायल के बाद अगर वो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको जो है फिर अप्रूव किया जाता है कि ये अब जो है आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। तो फाइजर वैक्सीन जो है अमेरिका में अब 12 से 15 साल के किशोरों को लगाया जाएगा। 12वां प्रश्न की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार जो चीन की जनसंख्या है ये पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 अरब हो गई है। देखिए चीन की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए जो आपका चीन का राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है, इसने बताया है
कि चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है, यानी कि 141 करोड़ बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो चीन की जनसंख्या 141 करोड़ हो गई है वर्तमान में। देखिए पिछले 10 सालों में चीन की आबादी 5.38% का इजाफा हुआ इसमें, और अब चीन की आबादी 141 करोड़ हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुख्य चीन की आबादी है इसमें औसतन हर साल 0.53% की जो है वृद्धि, मतलब इसमें इजाफा हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की, बताइए। देखिए यहाँ पे बंदर सी शकल का आदमी है, इस आदमी का नाम बताइए, ये कौन है। देखिए हमारा अगला प्रश्न था कि हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। तो देखिए ट्विटर जो है ये 15 मिलियन डॉलर देगा भारत को कोरोना से लड़ने के लिए, और ये 3 संस्थाओं को टोटल अमाउंट मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ट्विटर जो है इसके जो वर्तमान में CEO हैं जैक डार्सी, इन्होंने भी हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी कि इन्होंने बताया कि जो ये अमाउंट है 15 मिलियन डॉलर का, ये दान जो है ये 3 संस्थाओं NGO केयर और एंड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को दिया जाएगा। तो केयर को जो है दिया जाएगा 10 मिलियन डॉलर, और इस 15 मिलियन में से जो है 2.5 मिलियन एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को जो है दिया जाएगा। 14वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है राफेल नाडाल को। देखिए जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल हैं, इनको लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये नाडाल के लिए दूसरा खिताब है। देखिए इससे पहले 2011 में इन्होंने जो है लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन का खिताब जीता था। देखिए लारियस विश्व खेल पुरस्कार, यानी कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन पुरस्कार सन 2000 में पहली बार आयोजित किया गया था। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं खिलाड़ियों को जो है मतलब दिया जाता है। तो अब याद रखना है कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है राफेल नाडाल को। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस अवार्ड के बारे में इसके विनर का नाम हर साल पूछा जाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आर्गानिया के बारे में मैंने बताया था कल के वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। अब इसका आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए, बताइए। ये कहां से बिलोंग करते हैं। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक को किस लेखिका, मतलब ये किस लेखिका की पुस्तक है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सेव में। देखो इंडिया का पहला प्रश्न है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक मतलब दवा, यानी कि मुंह से पीने वाली ओरल ड्रग को जो है मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है। देखिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, इसको इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रावेनल होती हैं, कुछ इंट्रामस्कुलर होती हैं, मस्कुलर वाली मांस में लगाई जाती हैं, वेनल जो है मतलब वो नसों में लगाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जिसको हम डायरेक्ट मुंह से खाते हैं, तो उसको हम मौखिक दवा यानी कि ओरल ड्रग कहते हैं। तो इस ड्रग का नाम है 2DG, ठीक है। इसके बारे में अगर बहुत ही डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, तो ये 9 मई को मनाई जाती है। और तीसरा था कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये व्यक्ति आपके हैं PC पंत। चौथा था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी कमेंटेटर का प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में निधन हो गया, तो देखिए इनका नाम है इफ्तिखार अहमद। और पांचवा था कि हाल ही में चर्चा में रहा कटा सराज मंदिर किस देश में स्थित है, तो कटा सराज मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और उसको तुरंत लाइक कर दीजिए, और इसके लिंक को कॉपी करके आप अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए हैं तो। फेसबुक पे शेयर वगैरह कर दो यार, थोड़ा सा व्यूवर्स वगैरह बढ़ जाए, मेरा भी मन लगे बढ़ाने में, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।